वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अब भी कई 100 अरब रुपए चाहिए। 9 जनवरी को जिनेवा की मीटिंग में डोनर कॉन्फ्रेंस चेयर करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा सोहबतपुर के दौरे पर अज़म का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए खुद हिम्मत करना होगी, एहसार और कुर्बानी के जज्बे से आगे बढ़ना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तैन खान, साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, असलम इकबाल, महमूद रशीद और अब्बास अलमदार को अहम जिम्मेदारियां तस्वीज़ की हैं। मरियम नवाज शरीफ ने चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद बड़ा फैसला करते हुए पार्टी इंतजामी ओहदों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर तमाम पार्टी इंतजामी ओहदों की कारकर्दगी को देखकर अहम फैसले करेंगी। मरियम नवाज की जानिब से पार्टी इंतजामी ओहदों की कारकर्दगी की बुनियाद पर अहम तब्दीलियां भी अमल में लाई जाएंगी। मरियम नवाज का रवा माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी और MQM में जारी डेडलॉक बरकरार। हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान दूसरे मुश्तरका इजलास की तारीख तय न हो सकी। MQM ने बल्दियाती इलेक्शन से कबल हल्का बंदियों में तब्दीली का मुतालबा किया, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन कर सकता है। नूरीबाद पावर प्रोजेक्ट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की। इन्होंने अदालत में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं रहा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ऐन वक्त पर नई हल्का बंदियों के मामले पर कानूनी मुशावरत कर रही है। ऐन वक्त पर नई हल्का बंदी टेक्निकल है और इसे देख रहे हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रही है। जैसे ही कोई अच्छा रिस्पॉन्स आएगा MQM को बता दिया जाएगा। तर्जमान वज़ीर आला मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के 9 माह के खर्चे इमरान खान दौर के 3.5 साल से जायद हैं। ट्विटर पर जारी पैगाम में तर्जमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि इम्पोर्टेड टोले ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी काबीना बनाई। हर रोज वजीर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हर रोज अवाम पर कभी महंगाई तो कभी पाबंदियों के ऐलानात हो रहे हैं। इस नायल टोले को अब शर्म करके हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया, अब शेड्यूल तय करना बाकी है। ट्विटर पर जारी किए गए सिलसिलावार ट्वीट्स में शेख रशीद ने कहा कि कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इलेक्शन ही सियासी मौशी इस्तेहकाम लाएगा। शेख रशीद का कहना है कि 8 बजे दुकानें बंद करने के मामले पर हुकूमत को सूबों और ताजिर तंजीमों को एतमाद में लेना चाहिए। कौमी अदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 5126 टेस्ट किए गए, जिनमें से 22 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए। NIH की मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.43% रही है, जबकि 2 मरीज मौत के मुंह में भी चले गए। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में अभी भी 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम हो जाने के बाद अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवेज ने बताया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, मोटरवे M2 और मोटरवे M5 को भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जमान ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील करते हुए कहा कि ड्राइवर हजरात तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें।
نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے روز سعود شکیل نے سینچری سکور کر لی۔ قومی ٹیم کو کیویز کی پہلی اننگز کا سکور برابر کرنے کے لیے اب بھی مزید 117 رنز درکار۔ پاکستان نے 4 وکٹس کے نقصان پر 332 رنز بنا لیے۔ کریز پر سعود شکیل اور سرفراز احمد موجود، جنہوں نے بلا ترتیب 100 اور 78 رنز بنا لیے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال ماج۔ میں ہوں محروم اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اب بھی کئی 100 ارب روپے چاہیے۔ 9 جنوری کو جنیوا کی میٹنگ میں ڈونرز کانفرنس چیئر کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ صحبت پور کے دورے پر عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے خود ہمت کرنا ہوگی، احسار اور قربانی کے جذبے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے بلوچستان میں مقامی عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پورا صحبت پور ضلع پانی میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں پانی اور خوراک پہنچانا آسان کام نہیں تھا، اتنا بڑا سیلاب اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کا میدانی اور بلوچستان کا پہاڑی علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، صحبت پور میں پانی اور خوراک پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ شہباز شریف نے کہا کہ خوف آتا تھا کہ کس طرح ان متاثرین کی مدد کریں گے، جن حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی تھی IMF سے معاہدہ ٹوٹ چکا تھا۔ تو انتہائی مخدوش حالات تھے، IMF سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ چکا تھا اور دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی اور حکومت کی بدترین نااہلی کی بنا پر گیس، ہم سستی ترین گیس ہم نہ خرید سکے۔ اس سال ان کے زمانے میں گندم کی جو پیداوار تھی وہ ہماری جو ڈیمانڈ اس سے کم تھی، اربوں ڈالر میں خرچ کے ہم گندم اس وقت منگا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے کروڑوں عوام کو گندم مل سکے۔ اور تیل کے اوپر 27 ارب ڈالر پاکستان کے خرچ ہوئے، جو تاریخ میں سب سے بڑا یہ تیل کا خرچہ تھا۔ تو یہ وہ سارے مہنگائی عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر جب سیلاب آیا تو اس نے اور بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور سب نے مل کر، مخلوط حکومت نے سیلاب زدگان کی جو بھی ہم حقیر خدمت کر سکتے تھے، وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر، صوبائی حکومتوں نے، بلوچستان کی حکومت نے، سندھ کی حکومت نے، KP نے، پنجاب نے اپنے تائیں جو خرچ کیے وہ ان کا فرض بھی تھا اور انہوں نے ان کی بہت اچھی کاوش بھی تھی۔ لیکن وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ جو NDA میں نے جو رقوم خرچ کی وہ 100 ارب روپے سے تجاوز کر گئے۔ 100 ارب روپیہ یہ وفاق نے خرچ کیا، لیکن ابھی کئی 100 ارب اور چاہیے۔ 9 دسمبر کو ہماری میٹنگ ہے جنیوا میں اور وہاں پر دنیا کے سیکرٹری جنرل جو ہیں اقوام متحدہ کے وہ تشریف لا رہے ہیں، میں ان کے ساتھ وہ ڈونرز کانفرنس چیئر کروں گا۔ میں آج کل دن رات مصروف ہوں، اپنے جو ہمارے برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ میں ٹیلی فون کر ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس کانفرنس میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کی ان کی وہاں پر موجودگی سے دنیا کے ممالک کو حوصلہ ملے گا کہ پاکستان کے برادر دوست ممالک وہاں پر موجود ہیں۔ کل ہی میں نے بات کی جناب انور ابراہیم جو ملیشیا کے نئے
वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, वो कोई पाकिस्तान में वो कई मरतबा आ चुके। नूरी आबाद पावर प्रोजेक्ट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत में नूरी आबाद पावर प्रोजेक्ट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की, जिसके दौरान वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेश हुए। उन्होंने अदालत में नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर की है। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं रहा। मरियम नवाज शरीफ ने चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद बड़ा फैसला करते हुए पार्टी इंतजामी ओहदों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज शरीफ नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर तमाम पार्टी इंतजामी ओहदों की कारकर्दगी को देखकर अहम फैसले करेंगी। मरियम नवाज की जानिब से पार्टी इंतजामी ओहदों की कारकर्दगी की बुनियाद पर अहम तब्दीलियां भी अमल में लाई जाएंगी। मरियम नवाज का रवा माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी और MQM में जारी डेडलॉक बरकरार है। हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान दूसरे मुश्तरका इजलास की तारीख तय न हो सकी। MQM ने बल्दियाती इलेक्शन से कबल हल्का बंदियों में तब्दीली का मुतालबा किया, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इधर MQM 9 जनवरी को कराची में रैली निकालने के लिए मुतहरिक हो गई है। MQM हल्का बंदी और इंतखाबी फहरिस्तों के खिलाफ एहतजाज करेगी। MQM रहनुमा आज जमात इस्लामी को दावत देने अदारे नूर हक जाएंगे। MQM क़यादत आज फारूक सत्तार से भी मुलाकात करेगी। मुत्तहिदा का वफद नून लीग और ANP रहनुमाओं से भी मुलाकात करेगा। तमाम सियासी जमातों को सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली की दावत दी जाएगी। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम बंद करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने एक बयान में कहा कि भारतीय वजीर खारजा का बयान पाकिस्तान को बदनाम और तनहा करने की नई कोशिश है। भारत कई बरस से मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर दुनिया को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की हकीकत को भी नहीं छुपा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि भारत इल्जाम तराशियों से पहले पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और जासूसी की मुहिम बंद करे। पाकिस्तान ने भारत के लाहौर में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस होने का ड्रोन न्यूज़ भी जारी किया। समझौता एक्सप्रेस और कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी का सबूत है। नूरी आबाद पावर प्रोजेक्ट में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत में नूरी आबाद पावर प्रोजेक्ट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की, जिसके दौरान वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह पेश हुए। इन्होंने अदालत में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर की। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं रहा। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस से बरी किया जाए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने नैब से जवाब तलब करते हुए समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि आज शदीद माली बहरान हमें 4 साल के बाद वुरसे में मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि आज पाकिस्तान एक बहरानी सूरत से गुजर रहा है। आज शदीद माली बहरान है जो हमें 4 साल के बाद विरसे में मिला है। हम मुश्किल हालात में मईशत को आगे ले जा रहे हैं। हम कम वसाइल में ज्यादा मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए। इस वक्त पाकिस्तान का कोई दुश्मन पाकिस्तान की बदखोई नहीं कर रहा। हमारे मुल्क के अंदर लोग मुल्क की बदखोई कर रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल के बावजूद मुल्क को दुरुस्त सिमत ले जाने की कोशिश में हैं। कि जब पाकिस्तान की मईशत
ایک دباؤ کا شکار ہے، مالی بحران ہے، تو ہمیں اپنے اخراجات، غیر ضروری اخراجات میں نمایاں کمی کرنی چاہیے۔ حکومت نے توانائی کی جو کنزرویشن کا فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم بجلی کا استعمال کریں۔ جو غیر ضروری بجلی ہے اس کو اس سے بند رکھیں، غیر ضروری ہیٹر نہ جلتے رہیں جو بجلی کو بہت کنزیوم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ کٹ ڈاؤن کریں اور اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی بڑھائیں۔ کم وسائل کے ساتھ زیادہ پروڈکٹیو ہونے کے لیے ہم محنت کریں، جستجو کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم اپنے نظام کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ وہ کارنامہ کیا جس میں پوری دنیا ہمارے خلاف تھی۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان دھماکہ کرے، کوئی ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی مالی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر ہم نے یہ کیسے کر لیا؟ تو ان دونوں نے جو جواب دیا وہ بڑا یونیورسل تھا کہ وہ کسی شعبے میں اگر ہم اس فارمولے کو اپنائیں تو ہم ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ہے، وہ کوئی بھی شعبہ ہے۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہمارے اداروں کے اندر لیڈرشپ کی سٹیبلٹی تھی۔ کوئی چیئرمین 6-8 سال سے کم اس نے سرو نہیں کیا، اور اگر ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظموں کی طرح بدلتے رہتے تو ہم ایٹم بم نہ بناتے، ہم کوئی پھل جڑیاں بنا رہے ہوتے۔ تو یہ انہوں نے پہلی بات کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہماری آرگنائزیشن میں ایک سویپر جمع دار سے لے کے چیئرمین تک سب کو یہ پتا تھا کہ ہم ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ٹائپسٹ تھا، کوئی ڈرائیور تھا، کوئی جمع دار تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی لیب اٹینڈنٹ تھا، وہ خود کو ایک بڑے مقصد سے جڑا سمجھتا تھا کہ میں پاکستان کے دفاع کے لیے اور میں پاکستان کو ایٹم بم دینے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو جو شیئرڈ ویژن ہے وہ ہماری بہت۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات سامنے رکھے ہیں جنہیں دور کیا جائے گا۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ کچھ چیزیں حکومت، کچھ الیکشن کمیشن اور کچھ عدالت کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عین وقت پر نئی حلقہ بندی ٹیکنیکل معاملہ ہے جسے دیکھ رہے ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات کا مزید کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہی ہے، جیسے ہی کوئی اچھا رسپانس آئے گا ایم کیو ایم کو بتا دیا جائے گا۔ شرجیل انعام میمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تحت اس حوالے سے فیصلے کریں گے۔ سابق ناظم کراچی مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی نے آج جنرل ورکر اجلاس طلب کر لیا۔ پی ایس پی کے ذرائع کے مطابق جنرل ورکر اجلاس آج شام 7 بجے پاکستان ہاؤس میں ہوگا۔ ذرائع پی ایس پی کا کہنا ہے کہ اجلاس میں ایم کیو ایم کے احتجاج میں شرکت اور اس میں شمولیت کے حوالے سے کارکنوں سے رائے لی جائے گی۔ گزشتہ روز ایم کیو ایم پاکستان کا وفد پاک سرزمین پارٹی کے مرکز پاکستان ہاؤس آیا تھا۔ وفد نے سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کو 9 جنوری کے احتجاج میں شرکت اور پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ مسرت جمشید چیمہ نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ امپورٹڈ ٹولے نے پاکستان کی سب سے بڑی کابینہ بنائی۔ ہر روز وزیر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے 9 ماہ کے خرچے عمران خان کے دور کے 3.5 سال سے زائد ہیں، لیکن یہ اپنے خرچے کم کرنے کی بجائے پھر غربت میں پسی قوم سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ اس نااہل ٹولے کو اب شرم کر کے ہماری جان چھوڑ دینی چاہیے، لیکن یہ اپنے خرچے کم کرنے کی بجائے پھر غربت میں پسی قوم سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ کا مزید کہنا تھا کہ ہر روز عوام پر کبھی مہنگائی تو کبھی پابندیوں کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ اس نااہل ٹولے کو اب شرم کر کے ہماری جان چھوڑ دینی چاہیے۔
साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया है, अब शेड्यूल तय करना बाकी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए सिलसिला वार ट्वीट्स में शेख रशीद ने कहा कि कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इलेक्शन ही सियासी मुआशी इस्तेकाम लाएगा। इन्होंने कहा कि वजीर खारजा और वजीर दाखिला अफगानिस्तान के मामले पर सोच समझ के बयान दें। बिलावल भुट्टो सैलाब ज़दगान के बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाने की बजाय इनकी मदद करे। शेख रशीद का कहना है कि 8 बजे दुकानें बंद करने के मामले पर हुकूमत को सूबों और ताजिर तंजीमों को एतमाद में लेना चाहिए। साबिक विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि हुकूमत मुआशी ना सियासी इस्तेकाम ला सकी और ना अपने हलकों में जाने के काबिल है। गैर मकबूल फैसलों से सारा नुकसान नून लीग और इसके तहादियों को हुआ। उनका ये भी कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज और ज़र मुबादला के ज़खायर आधे हो गए हैं। अब बात करते हैं धुंध की। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम हो जाने के बाद अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवेज पुलिस के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना, जबकि मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवेज ने बताया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, मोटरवे M2 और मोटरवे M5 को भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान ने शहरी को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील करते हुए कहा कि ड्राइवर हजरात तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। रोड यूजर्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राब्ता करें। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के वार थम न सके। मजीद 22 मरीजों में वायरस की तशखीस हुई, जबकि 2 अफराद जान की बाजी भी हार गए। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 5126 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 22 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.43% रही, जबकि 2 मरीज मौत के मुंह में चले गए। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में अभी भी 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मेन नेशनल हाईवे पर धुंध के बायस खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें मुर्गियों वाले मजदे में सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि बस में सवार 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। धुंध के बायस 2 ट्रॉलर मुर्गियों वाला मजदा और पीछे से बस भी टकरा कर उलट गई। रेस्क्यू ने जख्मी और जाँ बहक अफराद लाशों को DHQ टीचिंग अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। शहर कायद की अवाम ने बिजली के हवाले से वफाकी हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया और कहा पहले ही महंगाई की वजह से कारोबार नहीं है। मजीद कराची से देखते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि बिजली की बचत करने के लिए मार्केट, बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो शादी हाल हैं उसको 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ शहर कायद की अवाम मौजूद है। मजीद हम उनसे बात करेंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है, इस पे अमल होगा या नहीं होगा। अब बात ये पता ना, मेन मसला ये जैसे कोरोना आई थी, कोरोना में वैसे ही कारोबार ठप हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत 19 कारोबार चला। अब ये वफाकी गवर्नमेंट बोल रही है कि आप 8 बजे होटल बंद करो। अगर होटल बंद करते हैं, आपको पता है कि मगरिब के बाद ही काम स्टार्ट होता है, 7 बजे कारीगर आते हैं, वर्क सिस्टम होता है रात को। अगर रात को 8 बजे लाइट होटल बंद करते हैं तो फिर हम दिहाड़ी कहाँ से दें? ये कहाँ आप आटा देखो, आटा कहाँ पहुँचा है, अर्जी मुर्गी को देखो कहाँ पहुँची है। वैसे ही कारोबार नहीं, 8 बजे बंद करें तो फिर तो कुछ नहीं होता है। समझ से बात बाहर है, हमारा कारोबार चले, मजदूर तबका बैठ जाएगा और कुछ भी नहीं, कारोबार वैसे भी नहीं है। महंगाई देखो, हर चीज को आग लगी हुई है। पहली बात तो ये है सर, बिजली सारा दिन होती ही नहीं है, तो इन्होंने जो टाइम टेबल रखा है 8 बजे का, 8 बजे 8:30 बजे लाइट आती है, सुबह की लाइट जाती है, शाम को आती है। अभी ये देख रहे हो काम हमारे रुके हुए हैं, कारीगरों की तनख्वाहें हमारे सर पे हैं, किराए दे नहीं पाते हम। 2-3 महीने के हमारे ऊपर एडवांस चढ़े हुए हैं। सुई गैस है ना बिजली है। अब ये जो टाइमिंग थी थोड़ी बहुत रोजी रोजगार की, ये भी खत्म हो गई है। 8 साढ़े 8 बजे का टाइम दे दिया बंद करने का, तो क्या कह सकते हैं? वफाकी वजीर को क्या कहेंगे, क्या इस हुकूमत को कहेंगे? भाई हम कुछ नहीं कह सकते, जो इनकी मर्जी है वो कर, हम तो रोने वाले हैं भाई। हमने शहर कायद की अवाम, दुकान और मार्केट वालों से बात की। उनका यही कहना है कि वफाकी हुकूमत ने कल जो ये फैसला किया है, बिल्कुल ये फैसला सही नहीं है। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा नज़रसानी करें, क्योंकि एक तो महंगाई हो गई, महंगाई की वजह से इतना कारोबार नहीं हो पा रहा है, तो हम कहाँ से दिहाड़ी देंगे? जो ASP फकीराबाद सईद तलाल अहमद शाह की खसूसी हिदायत पर कामयाब कार्रवाइयों का तसलसल जारी है। थाना पहाड़ीपुरा पुलिस की अहम कार्रवाई। 5 यौम कबल इलाका गुल आबाद से अगवा शुदा कमसन बच्चा तफल मोहम्मद यूनस अगवाकारों के चुंगल से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया।
बच्चे के अगवा में मुलविस मियां बीवी भी गिरफ्तार मुलजिमान में अनवर खान, वल शेर खान और ज़ौजा अनवर खान साकनान गुलाबाद भी शामिल हैं। बच्चे के वालिदैन ने पुलिस की कार्रवाई को सराहते हुए पेशावर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। अहम कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जा से एक क्लाशनकोफ और पिस्तौल भी बरामद कर ली गई। ASP फकीराबाद सैयद तलाल अहमद शाह ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान से दौरान तफ्तीश मजीद अहम इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। SHO बिलाल हुसैन ने तफ्तीशी टीम के हमरा जदीद साइंसी बुनियादों पर मुलजिमान का सुराग लगाकर अहम कार्रवाई की है। अब नौमान के क़याम और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब अबील स्क्वाड समेत सिटी पेट्रोलिंग और लोकल पुलिस की गश्त में इजाफा किया गया है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में अदवायात के बहरान का खदशा। पैनाडोल और शुगर के लिए मरीजों को दी जाने वाली इंसुलिन की किल्लत। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद आसिफ इलियास, जो इस वक्त मियो अस्पताल में मौजूद है। हम एशिया के सबसे बड़े अस्पताल मियो अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे साथ MS डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो आउटडोर में और इंडोर में मरीज आ रहे हैं उनको इंसुलिन और पैनाडोल की शॉर्टेज तो नहीं है, इस बारे में हम MS साहब से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वारसाम, थैंक यू वेरी मच। जी हमारे पास जो इंसुलिन है और पैनाडोल वाफिर मिकदार में मौजूद है। हमारे पास इंसुलिन 70-30 11,525, ऐसे NPH 12,078 और रेगुलर हमारे पास 2543 मौजूद हैं। और ये एवरेज मंथली कंजम्पशन के मुताबिक हमारी 5 से 6 माह के लिए काफ़ी है। इस दौरान हमें और भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हमें मिल जाएगी। इसी तरह पैनाडोल भी हमारे पास 6,68,999 मौजूद हैं और वो भी हमारे पास तकरीबन 1 साल के लिए एवरेज मंथली कंजम्पशन के मुताबिक काफ़ी है। नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में भी है। इंसुलिन और पैनाडोल हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है और हम पेशेंट्स को दे भी रहे हैं रेगुलरली। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आउटडोर में रेगुलर आपके जो पेशेंट आते हैं उनको जो हर महीने या जो इंसुलिन है वो मुहैया की जा रही है कि नहीं की जा रही? जी बिल्कुल लाजमन की जा रही है। वो हफ्ते में 2 दिन आते हैं, उनके चेक होते हैं, उनका कार्ड बनता है और उस कार्ड पे उनको रेगुलरली मिल रही है। मैंने खुद भी विजिट किया और पेशेंट मुतमिन है और रेगुलरली उनको मिल भी ली है। अच्छा सर, कोई ऐसा मरीज जिसको मेडिसिन ना मिल रही हो, इंसुलिन या पैनाडोल, उसके बारे में आपने क्या इकदाम किए हैं? जी मैं मुख्तलिफ ख़बरों पे खुद गया था और वहाँ पेशेंट से भी मिला हूँ और उनसे पूछा भी है। तो तमाम के तमाम पेशेंट ने इत्मीनान का इज़हार किया है। मैंने आपसे वीडियोस भी शेयर की हैं कि उनको इंसुलिन रेगुलरली मिल रही है और हमारे पास स्टॉक में भी वाफिर मौजूद है। जी, जैसा कि MS मियो अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक का कहना है कि जितने भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनको रूटीन में रेगुलर इंसुलिन और पैनाडोल मुहैया की जा रही है। कैमरामैन वसीम के साथ। लिया में सरकारी आटे के 45 थैले इरफान ट्रेडर दुकानदार ने गरीबों को देने की बजाय अपने दोस्त के पास छुपा रखे थे, जो मुखबरी होने पर बरामद कर लिए गए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर लिया भी मौका पर पहुंच गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने ब्यूरो चीफ मलिक फैज भल्लर से। जी नाजरीन, इस वक्त मैं यूनियन कौंसिल कोटला शाह के बिल्कुल नज़दीक एक घर में हूँ जहाँ मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। ये वो आटा है जो सरकार की तरफ से गरीब आवाम के लिए जो आता है और सस्ते आटा के नाम से जो फरोख्त होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इरफान ट्रेडर्स नाम के पॉइंट पे ये आटा आता है, उसका लाइसेंस है। तो वहाँ पे उन्होंने सेल करने की बजाय ये किसी दोस्त के घर में जो है शिफ्ट कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे साथ जो है जिला फूड कंट्रोलर साहब जो हैं, फूड ऑफिसर हैं, वो DFC, ये बताएंगे कि ये क्या है। मुझे इतला मिली है कि भाई आटा जो है ना वहाँ पब्लिक लाइनों में लगी हुई है, आटा नहीं आ रहा। तो आटा आया है और वो एक घर में चला शिफ्ट हो गया है, पूरे का रक्षा गायब हो गया है। तो आप आए वो देखें। मैं आया हूँ दुकान पे, दुकान देखी है तो वहाँ दुकान पे कोई आटा नहीं था। तो वहाँ उसके साथ मैं आया हूँ, उस घर की निशानदेही की गई उस घर में। तो उस घर में आया हूँ, वो भाई जो है ना वो उनसे मिला हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास आटा है लेकिन मुझे वो जो है ना इरफान ट्रेडर्स वाला उससे मेरी बात करवाएं। तो मैंने AC साहब को, DC साहब को इतला दी है। DC साहब ने फिर मैडम कुदसिया साहबा, ADC जी साहबा को इतला दी है। तो AC साहब जो मलिक असद साहब वो इधर मेरे पास पहुंच गए हैं। हम लोगों ने वो अपना वो किया, रेड किया। तो हमारे पास ये अभी 45 थैले मौजूद ये मिले हैं। इसके बाद 45 थैलों की तलाश अभी हम करते हैं। तो यह पुलिस करेगी क्योंकि ये 90 थैला आया है और 90 का 90 गायब हो गया है। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना, इनका कहना यह है कि 90 थैला आया था। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि राह हक पार्टी पाकिस्तान के सरबराह मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने शोरकोट का दौरा किया। डीएसपी सर्कल शोरकोट आफ्ताब अहमद सदीकी के भाई की विफात पर इजहार अफसोस किया और दुआए मग़फ़िरत भी की। मोहम्मद इखलाक सदर जंग राह हक पार्टी और साबिक एमपीए खालिद गनी चौधरी ने भी शिरकत की। इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम शबीर ताहिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मौजूद हूँ शोरकोट में। नाज़रीन बताता चलो कि आज शोरकोट में सफीर अमन जो जंग की धरती को वो जंग धरती वो सफीर जो हमेशा सफीर अमन कहलाए और उनका पैगाम जो है वो सिर्फ यही है कि अमन और मोहब्बत और जो भाईचारे का पैगाम है वो पूरी जिंदगी उन्होंने दिया। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो आज शोरकोट में तशरीफ लाया। डीएसपी आफ्ताब अहमद सदीकी साहब के भाई एक साल सवाब के लिए यहाँ पे आया और शोरकोट प्रेस क्लब में मोहम्मद यूनुस नोमी के फातह खाने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। हम उनसे बात करेंगे उनके आने का मकसद और आज जिस तरह शोरकोट और जंग के मसाइल हैं उस पर क्या गुफ्तगू करेंगे। सर क्या बताएंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी आपसे अर्ज किया 2022 ख़त्म हो गया, 23 शुरू हो गया है। 22 के जो मसाइल थे 23 में मुझे वही नज़र आ रहे हैं। हमारी दुआएं हैं अल्लाह करे जैसे साल बदला है यहाँ के हालात भी बदलें, यहाँ के हुक्मरानों के इरादे भी बदलें, यहाँ कोई और तब्दीली भी आए, सिर्फ चेहरे न बदलें, यहाँ का निज़ाम बदले। इस वक्त जो लड़ाई मुल्क में हो रही है ये मुल्क की तारीख में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए थे। इसके लिए भी ईमानदारी से मैं तो बड़े दर्द के साथ तमाम जमातों के लीडरों से जिम्मेदारों से अपील करता हूँ, खुदा के लिए मुल्क के हालात को सामने रख करके अपने इख्तलाफात को पसे पुश्त डालो, छोड़ो इलेक्शनों को, छोड़ो बाकी बातों को, सब कुछ छोड़ करके एक हो करके पहले मुल्क को मुआशी लिहाज से मजबूत करना चाहिए। जंग डिवीजन के जो बनने जा रहा है कुछ सुना है कि कुछ काम भी इस पे हो रहा है, इसके बारे में आपका मैसेज बहुत क्लियर है, आप क्या बताएंगे? जंग डिवीजन के लिए सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई हुई है। मुझे जब भी कोई फोरम पे मैंने जाना होता है, मुझे किसी बड़े जिम्मेदार से मुलाकात मेरी होती है तो मैं हमेशा ये आवाज़ बुलंद करता रहता हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में जंग को डिवीजन बना हुआ देखूंगा। उसके लिए मेरी सिर्फ जुबानी नहीं मेरी अमली कोशिशें जारी रहती हैं और इंशाअल्लाह ये होगा। जी बिल्कुल, उनका यही मैसेज है कि जितनी भी सियासतदान है चाहे किसी पार्टी का है उनको मुल्क के लिए सोचना चाहिए, उनको अवाम के लिए सोचना चाहिए और जो मुल्क में मुआशी तौर पर बहुत पीछे चला गया उसके लिए काम करना चाहिए। उनका ये मैसेज है कि जंग का जो डिवीजन बनाने का मेरा ख्वाब है और इंशाल्लाह उनकी जिंदगी में वो ख्वाब पूरा होगा। वो अपनी सतह पर जितनी कोशिशें हैं वो किए हुए हैं और उनका विजन भी यही है कि जंग की अवाम की खिदमत करना और जंग के मसाइल को हल करने की हमेशा तरजीह रही है। और राह हक पार्टी के जो MP हैं उनके भी नए साल में भी महंगाई अरूज पर। शाहकोट में मुर्गी का गोश्त 500 तक जा पहुंचा। महंगाई के बाद शहरी अंडे भी खरीदने से कासिर। शाहकोट से हमारे नुमाइंदे मियां बिलाल इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, साल बदल गया मगर हुकूमती पॉलिसी तब्दील ना हो सकी। नए साल की आमद पर भी महंगाई जो वो अपने पूरे अरूज पर है। नए साल में कीमतों में कमी होगी, अवाम की जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर चुका है। शाहकोट में चिकन की जो कीमतें वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। मुर्गी का गोश्त अब जो है वो 5वीं सेंचुरी क्रॉस कर रहा है। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमतें जो है वो 540 रुपए तक पहुंच चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि इस साल इनको पूरी उम्मीद थी कि महंगाई में जो कुछ हद तक कमी आएगी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बढ़ती हुई महंगाई के बायस चिकन जो शहरियों से कोसों दूर हो चुका है। यानी शहरी अब 1 किलो शोरकोट में प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप और फ्रेंड्स ग्रुप के उम्मीदवारान बार की इलेक्शन कैंपेन अरूज पर पहुंच चुकी। प्रोफेशनल ग्रुप के सदर के उम्मीदवार खान कल्ब खान, एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार महर हमाद भंगू अपनी जीत के लिए पुरज़म, जिनको सेनेटर वकला और यंग वकला की सपोर्ट हासिल है। जबकि 14 जनवरी को पोलिंग डे होगा। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम शबीर, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल से मौजूद हूँ शोरकोट बार में। नाज़रीन बताता चलो कि शोरकोट बार का इलेक्शन जो है उसकी गहमगामी अरूज पे पहुंच चुकी है और जो इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी कैंपेन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और अपने वोटर्स को भी मुतमिन कर रहे हैं और अपने वोटर्स को अपने साथ मिलाने में भरपूर कोशिश की जाए। मेरे साथ खान कलब हुसैन खान सियाल साहब जो सदर के उम्मीदवार हैं प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप के, मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। खान साहब बताइएगा कि आपका इलेक्शन माशाल्लाह बहुत करीब जा रहा है, आपकी कैंपेन भी बहुत अच्छी जा रही है और जो सीनियर वकला है वो मैक्सिमम आप लोगों के साथ हैं, जूनियर्स आपके शिगिर्द भी बहुत ज्यादा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जनाब का मशकूर के जनाब तशरीफ लाए और मीडिया कवरेज दी। देखें जी, ये इलेक्शन हर साल होते हैं
اور دونوں گروپس میں سے وہ اپنے پسندیدہ کسی بھی وکیل کو بطور صدر سیکرٹری اور باقی جو عہدے ہیں اس پہ وہ الیکشن لڑنے کی کرتے ہیں تیاری. تو مجھے تو تمام وکلاء پہ ایک اچھی امید بھی ہے اور ایک امید رکھتا بھی ہوں کہ وہ ایز اے پروفیشنل, کیونکہ میں ڈیلی ورکر ہوں یہاں پہ وکالت کے حوالے سے یہاں آتا ہوں, وہ مجھے جانتے ہیں سارے میرے بھائی جونیئر سینئر سارے وکلاء, تو ان کے تعاون سے یہ انشاءاللہ اگر انہوں نے مجھے صدر اس قابل سمجھا کہ میں صدر بنوں تو میں ایز پر باضابطہ طور پر ہر معاملہ میں وکلاء کی بالخصوص جونیئر وکلاء کے جتنے معاملات ہیں ان کو انشاءاللہ حل کرواؤں گا. میرے ساتھ جنرل سیکرٹری کے امیدوار منگو صاحب بھی موجود ہیں. منگو صاحب بتائیے کہ آپ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کی کیا تھنکس ہے, کیسے آپ اپنے الیکشن کو مینیج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انشاءاللہ تعالی جو شور کوٹ بار ایسوسیشن ہے اس کا ایک تقدس ہے اور یہ میری امانت ہے اور میں اس امانت کو اپنے ٹینیور میں انشاءاللہ کامیاب ہو کے بار کے تقدس کو پامال رکھوں گا اور نو کمپرومائز آن دا ڈگنیٹی آف دا ایڈوکیٹ, اور انشاءاللہ تعالی اللہ خیر رکھے جی ہم ون کر کے اور جتنے بھی ہمارے دوست وکلا ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے پریارٹی بیس پہ, اور دیگر جو ہمارے ینگ وکلا ہیں وہ ہمارے بازو ہیں اور سینئر وکلا ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور میں پوری بار کا ایک پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہوں اور انشاءاللہ تعالی 14 تاریخ کو جو ہے وہ انشاءاللہ وکٹری جو ہے وہ پروفیشنل لائر گروپ کی ہوگی اور تمام کا تمام گروپ ون کرے گا جی انشاءاللہ. جی بالکل, ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پروفیشنل لائرز گروپ کے جو وکلا کینڈیڈیٹس ہیں وہ پروفیشنل ہیں اور وہ ڈیلی بار میں آتے ہیں, ان کا ایک پروفیشنل کام ہے اور اپنے سینئرز کا بھی احترام. کروڑ لال عیسن میں اور مضافاتی علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, دکاندار بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان, جبکہ دیہاتی علاقوں میں سارا دن بجلی غائب رہنے لگی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد آصف خان سے. جی بالکل, کروڑ لال عیسن اور گرد و نواح کے علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے. کروڑ لال عیسن میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں تو دیہاتی علاقوں میں سارا دن بجلی غائب رہتی ہے. شہری کہتے ہیں کہ وابٹہ حکام بھاری بھرگم بل تو بھیج دیتے ہیں مگر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کروڑ لال عیسن کے اندر تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ ہمارے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے, اوپر سے 11 بجے تک دھند ہوتی ہے, پھر 4 گھنٹے بجلی چلے جائے تو ہم کاروبار کا ٹائم یہی ہوتا ہے. تو ہماری حکام والا سے التماس ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے تاکہ ہمارا کچھ پرسان حال ہو سکے. جی بالکل, شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئے روز وابٹا کی جو مرمت کے حوالے سے 6 گھنٹے 7 گھنٹے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے, جس سے کاروبار جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھپ ہو کے رہ گئے. شہریوں نے وابٹا کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مورو شہر میں جگہ جگہ پر لنڈے کے اسٹال لگ گئے, مگر مہنگائی کی وجہ سے دکاندار اور گاہک پریشان نظر آ رہے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے گاہک بغیر کچھ خریدے ہی واپس لوٹ رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے علی دوست سولنگی کی یہ رپورٹ. جی بالکل, سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مورو شہر میں بھی جگہ جگہ پہ لنڈے کے اسٹال سج گئے ہیں, مگر لنڈے کا مال اتنا مہنگا ہونے کی وجہ سے غریب لوگ لنڈے کا مال خرید نہیں پا رہے اور دکاندار حضرات بھی بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں اوپر سے مال مہنگا ملتا ہے تو ہم کیا کریں. آئیے مزید جانتے ہیں یہاں پہ موجود دکانداروں سے اور گاہکوں سے کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی اتنے ابھی سردی آ گئی ہے, ہم ادھار کا بھی مال لے کے آتے ہیں, کیش کا بھی لے کے آتے ہیں. مال اتنا مہنگا ہو گیا ہے اعتبار کرو من نہیں کرتا کاروبار کرنے پہ. ایک وہاں سے مہنگا مال ملتا ہے, ادھر جب لے کے آتے ہیں ابھی یہ ہم نے اسٹال بنا کے رکھے ہیں مال کے لیے, لوگوں کو بیچنے کے لیے 10-20 روپے جوڑے پہ ملیں گے ہم بیچیں گے. جیکٹ وٹی 2000 جو وہ 2500 3000 में बदल हले जेकी जे ईअं सम्झो 100 रुपया वारी शइ सम्झो 500 में बदी हले. असांजो ॾोह कोन्हे को ग्राहक असांखे न चवंदा तव्हां महांगाई करे छॾी आहे. جی بالکل, آپ نے یہاں پہ موجود لوگوں کی اور دکانداروں کی باتیں سنی, جن کا بھی یہی کہنا ہے کہ پچھلے 6 سال جو چیز ہمیں 500 میں مل رہی تھی وہ اس سال ہمیں 1000 روپے مل رہی ہے, تو ہم سستے ریٹ میں کیسے دے سکتے ہیں. ہم خود پریشان بیٹھے ہیں, کوئی گراہک آتا نہیں ہے, ہمارا خود کا کاروبار نہیں ہوتا. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सुबह पंजाब के तमाम CIA को मात देने और जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी सबसे ज्यादा माल मसरूका बरामद करने वाले लाहौर के CIA सेंटर सैर फहरिस्त रहे। SP CIA शमसुल हक दरानी की सरबराही में काम करने वाली टीमों ने बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए न सिर्फ पुलिस अफसरान के बल्कि शहरियों के दिल में भी जगह बनाई। CIA ने अब तक अरबों रुपए बरामद करके सैकड़ों मुल्जिमान को जेल का रास्ता दिखाया। मजीद इस बारे में बता रहे हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? देखिए, पूरे पाकिस्तान में जो CIA सेंटर बनाए गए थे हुकूमत की जानिब से, उनमें से लाहौर का जो CIA सेंटर बनाया गया था, जिस तरह से लाहौर के 6 CIA सेंटर है, तमाम के तमाम ने जो है वो दूसरे सूबों की निस्बत और दूसरे एरिया की निस्बत जो है वो टॉप किया है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जितने भी CIA बने हैं उनकी निस्बत जो है वो सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा रिकवरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि लाहौर के 6 CIA जो सेंटर बनाए गए थे वही काम आए हैं। और उस पर IG पंजाब ने भी जो है वो SP CIA को शाबाश दी है। जिस तरह से CIA की कारकर्दगी के हवाले से अगर एक नजर डाली जाए तो CIA पुलिस ने 2022 में बाशमूल गुज़श्ता सालों के अगवा बराए तवान जैसे अंधे कत्ल, डकैती, रॉबरी, कत्ल संगीन मुकदमात के 8008 मुकदमात जो है वो चलान किए हैं। इसी तरह से साल 2022 में 11,194 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया गया और 130 खतरनाक गैंग के जो है वो 449 मेंबरान को गिरफ्तार किया और माल मसरूका बरामद करके पाबंद सलासल किया गया। अरबों रुपए की ये रिकवरी की गई है। जिस तरह से CIA विंग ने साल 2022 में 49 करोड़ 52 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की रिकवरी की है, जबकि SP CIA का कहना था कि हमारी जो टीमें हैं दिन रात मेहनत कर रही हैं और लाहौर की सड़कों पर खासकर डकैती, चोरी और दीगर वारदात करने वाले जो डाकू थे उनको गिरफ्तार करके जेल का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। अगर बात की जाए फिर इश्तिहारी मुल्जमान की, 514 ए कैटेगरी के खतरनाक इश्तिहारी मुल्जमान समेत 511 आदि अदालती मफरूरान जो है वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। 208 मुल्जमान से नाजायज असला की बरामदगी की गई है, जिनमें 228 पिस्टल, राइफल और सैकड़ों गोलियां भी बरामद की गई हैं। मंशियात के हवाले से खासकर अगर लाहौर में देखा जाए तो तलीमी इदारों के गिरदोनवा में बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो मंशियात फरोशी करते थे। 147 किलो से जायद मंशियात बरामद करके मुल्जमान को जेल भिजवाया गया है। और इसी तरह से नए साल में भी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ SP CIA का कहना था कि बिला इम्तियाज जो है वो कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिका चेयरमैन UC 250 राना अब्दुल गफ्फार के भतीजों राना वसीम और राना अजीम चौधरी मुबशर की शादी की तकरीब निजी शादी हॉल में मुनक्किद हुई। शादी सियासी जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस मौका पर विफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल, MPA मलिक सैफुल मलूक खोकर, उमर विर्क इकबाल शाह, सदर सिटी प्रेस क्लब कहना, डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी, रमीज बुटर चौधरी, सुहेल मिली, मेंबर पंजाब कौंसल जमीर झिंडू, वाइस चेयरमैन जावेद रहमानी और दीगर सियासी और समाजी सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की और इन्होंने 9 बेहाते जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौके पर साबिका चेयरमैन उम्मीदवार MPA राना अब्दुल गफ्फार ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में सर्दी की शिदत में इजाफा, बच्चों के लिए खतरे की घंटी बज गई। तेज बुखार और नजले जुकाम से मरीजों की तादाद में इजाफा। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। नर्सरी वार्ड में 30 से 40 मरीजों के लिए 8 वेंटिलेटर, जबकि मरीजों के लिए तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल इंतजामिया मौक़िफ़ देने से कासिर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी के बयानात से वाकिफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा करना पाकिस्तान का हक है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान नेड प्राइस ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत नुकसान उठाया। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का लॉन्चिंग पैड ना बने, यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। नेड प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान में सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। ये भी जायजा ले रहे हैं कि तालिबान के फैसलों के खिलाफ क्या इकदाम किए जाएं। तर्जमान ने कहा कि अफगान अवाम की बेहतरी के लिए पुरज़म हैं। अफगान तालिबान वादा पूरे नहीं कर रहे। अफगानिस्तान में NGOs और ख़ास तौर पर ख़वातीन को काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका और इत्तेहादी तालिबान के फैसलों पर रद्द-ए-अमल दें। G7 और दीगर ममालिक भी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।